हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज मिश्र बंधुओं के बारे में। तो मिश्र बंधुओं के बारे में सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिश्र बंधुओं के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, पूछा भी जाता है कि मिश्र बंधु कहाँ से थे। तो उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश में कहाँ से थे? तो लखनऊ से थे। और सेकंड क्या आता है कि मिश्र बंधु क्या थे? तो ब्राह्मण थे। किसमें? ब्राह्मण। मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा के लेखन प्रारंभ किया। इन्हीं 3 भाइयों के नाम पर इनको क्या बोला गया? मिश्र बंधु बोला गया है। और इन तीनों भाइयों के नाम क्या थे? ये भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्या आ जाते हैं? गणेश बिहारी मिश्र। फिर सेकंड आ जाते हैं श्याम बिहारी मिश्र। थर्ड आ जाते हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, जिसमें से श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र क्या थे? हिंदी साहित्य से वाचस्पति थे। हिंदी साहित्य में क्या थे? वाचस्पति थे। और इनके पास डी.लिट की उपाधियाँ थीं। तो आपको ये याद रखना है कि मिश्र बंधु में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो कौन कौन आ जाते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों लोगों को मिलकर ही क्या बोला जाता है? मिश्र बंधु बोला जाता है। यानी कि इन तीनों भाइयों को ही मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं मिश्र बंधुओं की रचना। तो इनकी रचना का नाम क्या था? तो इनकी मिश्र बंधुओं की रचना का नाम क्या था? मिश्र बंधु विनोद। और ये 4 भागों में विभाजित थी मिश्र बंधु विनोद। देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष, यानी कि मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब कब हुआ और कितने चरणों में हुआ। तो देखते हैं मिश्र बंधु विनोद का प्रथम प्रकाशन, द्वितीय व तृतीय प्रकाशन कब प्रकाशित हुआ? तो 1913 ईस्वी में। यानी कि इसका प्रथम भाग, द्वितीय और तृतीय भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1913 ईस्वी में। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकाशन कब हुआ? तो 1913 में। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। और मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मिश्र बंधु विनोद की विशेषताएं। तो इस पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं? तो इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। तो कितने कवियों को ये पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन है? तो लगभग 5000। अगर वास्तविक संख्या यानी कि एग्जिट नंबर पूछे तो कितना है? 4551। यानी कि 4591 कवियों को किसमें? मिश्र बंधु विनोद में स्थान दिया गया है और उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगला क्या आता है? तो अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो मिश्र बंधु विनोद में जो 5000 कवियों को सम्मिलित किया गया है उसमें से कुछ कवि ऐसे थे जो अज्ञात थे, यानी कि जिनके बारे में कोई नहीं जानता था या बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे। उनको भी मिश्र बंधु विनोद में स्थान दिया गया है और उनके साहित्यिक कृतियों पर को इम्पोर्टेंस दिया गया या महत्व दिया गया और उन पर प्रकाश डाला गया। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद की अगली विशेषता क्या थी। तो इसकी अगली विशेषता क्या थी? कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी कि मिश्र बंधु में कवियों के जीवन चरित्र का भी वर्णन किया गया है, उसके साथ साथ उनकी कृतियों का वर्णन भी किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक ही ग्रंथ में सभी कवियों के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं का उल्लेख मिलना बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस हो जाता है और बहुत अच्छी बात भी थी। नेक्स्ट क्या था इसकी विशेषता? तो अगली विशेषता क्या थी? इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुकरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कि कवियों को तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम है, किसकी क्या विशेषता है, इस प्रकार से। अगला क्या इसकी विशेषता थी? तो अगली विशेषता क्या आ जाती है? हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु में ही प्राप्त होता है। मिश्र बंधु विनोद में ही क्या होता है? सर्वप्रथम में हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन प्राप्त होता है। अगली क्या विशेषता आ जाती है? अगर मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया और सामान्य कवियों के नाम केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई। यानी कि कवियों का विवरण और उसके साथ उनकी आलोचना भी कि क्या इस कवि की विशेषता है, क्या बुराई है इस कवि में, इन सबका आलोचना सहित उनका वर्णन दिया गया और जो कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे उनका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अधिक इम्पोर्टेंट कवि को ज़्यादा महत्व देते हैं यानी कि इक्वली दे देते हैं, उसके बारे में ही इतना लिख देते हैं जितना कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक किसी भी साहित्य लेखन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि मिश्र बंधु विनोद में नहीं किया गया है। तो अच्छा है, यानी कि संक्षिप्त वर्णन ही किया गया है।
अगली विशेषता क्या थी इस ग्रंथ की? तो नेक्स्ट विशेषता की अगर बात की जाए तो इसमें क्या था, ग्रीयेशन की पद्धति का अनुकरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई। क्या किया गया इसमें? एक कवि को सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई, बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया। तो ये भी इसकी एक विशेषता हो जाती है। अगला देख लेते हैं हम, आधार ग्रंथ क्या था, यानी कि मिश्रबंधु विनोद के लिखने का आधार ग्रंथ क्या था, किसको आधार मानकर इसकी रचना हुई है, तो ये देख लेते हैं। तो क्या था, इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिश्र बंधुओं द्वारा पूर्व रचित निम्नांकित रचनाओं, सूचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया गया। तो मिश्र बंधु विनोद की रचना करने में मिश्र बंधुओं ने किस किस ग्रंथ का या किस रचना का सहारा लिया है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने किसका सहारा लिया, तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ, यानी कवियों ने जो जो अपने ग्रंथ रचे उनका सहारा लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने किसका सहारा लिया, तो शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों का संग्रह, उनका सहारा लिया। फिर इन्होंने थर्ड पे किसका लिया, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का सहारा लिया। और नेक्स्ट में फोर्थ पे क्या आ जाता है, तो मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख का इन्होंने सहारा लिया। तो इन 4 ग्रंथों को आधार मानकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की किसने, मिश्र बंधुओं ने। तो ये 4 आधारभूत ग्रंथ भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद की रचना का आधार ग्रंथ कौन कौन से थे, तो कौन थे, तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ थे एक, तो दूसरा कौन था, शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ का संग्रह। थर्ड क्या था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और फोर्थ क्या था, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख। ये 4 इनके ग्रंथ के मुख्य आधार स्रोत थे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां क्या था इनका आधार, तो मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां थी, 5वां इनका आधार। और 6वां आधार क्या था, तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, जो कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने खोज की थी कवियों से रिलेटेड, तो वो इनका आधार थी। और 6वां आधार थी, और 5वां आधार क्या थी, तो मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां थी। हम देख लेते हैं इसमें नोट क्या है इंपॉर्टेंट, तो 1900 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया था। 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास थे किसके, इस कार्य के निरीक्षक थे। 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया। इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु पुस्तक में शामिल कर दिया। तो एक तो ये 6 आधार थे, और आधार क्या था, तो उनकी रचना, यानी कि जब उनको खोज कार्य का निरीक्षक बनाया गया काशी नागरिक प्रचारणी सभा का सुखदेव बिहारी या श्याम बिहारी मिश्र को, तो उनको जो नए नए कवि पता चले उन्होंने अपनी रचना में उन कवियों को भी ऐड किया। तो ये भी एक आधार, ये भी पूछा जा सकता है आपको ऑप्शन बना के। नेक्स्ट क्या था, तो इस पुस्तक में और क्या विशेषता थी, तो इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की थी। खोज कार्य चला 1919 से 1931 ईस्वी तक, यानी कि और क्या थी, यानी कि इसका आधार क्या था मिश्र बंधु विनोद का, तो कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने इनकी रचना, यानी कि इनके लेखन कार्य में सहयोग करने के लिए बहुत सी रचनाओं या बहुत से कवियों के बारे में ढूंढकर या ग्रंथों का पता लगाकर इनको भेजा और इन्होंने अपनी रचना में उनको सम्मिलित किया। 8वां आधार क्या था, तो यह ग्रंथ 250 पृष्ठों यानी कि 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। और मिश्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचनाओं की देख लेते हैं कि अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने पृष्ठों में लिखा गया, वैसे ये पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कितना, 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। अब हम देख लेते हैं मिश्र बंधुओं की अन्य रचना, यानी कि मिश्र बंधु विनोद के अलावा इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मिश्र बंधुओं की और कौन सी रचना, हिंदी नवरत्न एक कब आई थी, तो 1910 ईस्वी में आई थी। और इसमें क्या था, तो इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी, हिंदी नवरत्न में पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है, तो मिश्र बंधुओं की रचना है। कब आई थी, 1910 ईस्वी में। इसमें क्या किन का वर्णन है, तो 9 कवियों का वर्णन है। उन 9 कवियों के नाम क्या हैं, तो कौन कौन से 9 कवि थे, तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु में कौन कौन से आ जाते हैं, तो भूषण व मतीराम, केशव, कबीर चंद और हरिश्चंद्र। इन 9 कवियों का वर्णन किसमें है, हिंदी नवरत्न में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं काल विभाजन, यानी कि मिश्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन जो किया गया है। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 कालखंडों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है।
तो इन्होंने हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को 8 भागों में विभाजित किया है। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्या बताया इन्होंने, आरंभिक काल। तो इसका इन्होंने क्या माना है, टाइम पीरियड 700 विक्रमी से लेकर 1444 विक्रम तक। अब इसको यानी कि आरंभिक काल को भी इन्होंने फिर 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से में, तो पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। हम देख लेते हैं पूर्व आरंभिक काल का टाइम पीरियड। तो 700 विक्रमी से 1343 विक्रमी तक क्या माना है इन्होंने, पूर्व आरंभिक काल। फिर उन्होंने उत्तर आरंभिक काल का टाइम पीरियड क्या माना है, तो 1344 विक्रमी से लेकर 1444 विक्रम तक क्या माना है, उत्तर आरंभिक काल। तो आरंभिक काल को आपको याद रखना है, 2 भागों में विभाजित किया, एक पूर्व एक उत्तर। अब फिर इन्होंने क्या किया, मध्य आरंभिक काल को विभाजित किया। मध्य आरंभिक काल में हिंदी साहित्य को विभाजित किया। इसका टाइम पीरियड इन्होंने क्या माना है, तो 1445 विक्रम संवत से लेकर कितना माना है, 1445 विक्रम संवत से लेकर 1680 विक्रम तक के काल को या टाइम पीरियड को इन्होंने क्या माना है, मध्य आरंभिक काल। अब मध्य आरंभिक काल को फिर से इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, किसमें, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब पूर्व माध्यमिक काल के हम टाइम पीरियड को देखते हैं तो ये कितना था, 1445 विक्रमी से लेकर 1560 विक्रम तक माना है इन्होंने किसको, पूर्व माध्यमिक काल को। हम देखते हैं प्रौढ़ माध्यमिक काल को। तो इन्होंने इसको कब तक माना है, इसका टाइम पीरियड, तो 1561 विक्रम संवत से लेकर 1680 विक्रम संवत तक को इन्होंने क्या माना है, प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अलंकृत काल। इन्होंने इसको किसको, अलंकृत काल में विभाजित किया है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1681 विक्रम संवत से लेकर 1889 विक्रम संवत के पीरियड को इन्होंने क्या माना है, अलंकृत काल माना है। अब इन्होंने अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अब हम पूर्व अलंकृत काल का टाइम पीरियड देखते हैं कितना था, तो 1681 विक्रम संवत से लेकर 1790 विक्रम संवत तक के पीरियड टाइम पीरियड को क्या माना, तो पूर्व अलंकृत काल। अब उत्तर अलंकृत काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1791 विक्रम संवत से लेकर 1889 विक्रम संवत तक के टाइम पीरियड को क्या माना, उत्तर अलंकृत काल। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला इन्होंने किसमें विभाजित किया, तो इन्होंने चौथे नंबर पे किसमें, परिवर्तन काल में विभाजित किया है, किसको, हिंदी साहित्य के इतिहास को। इसका टाइम पीरियड क्या माना है, तो 1890 विक्रम संवत से लेकर 1925 विक्रम संवत तक के टाइम पीरियड को इन्होंने क्या माना है, तो परिवर्तन काल माना है। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किसमें किया, तो वर्तमान काल का विभाजन किया है। इसका टाइम पीरियड इन्होंने माना है 1926 विक्रम संवत से अब तक के टाइम को इन्होंने क्या कहा, वर्तमान काल का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया है, तो 8 खंडों में विभाजित किया है। 8 खंड आप देख चुके हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आपको याद रखना है तो कैसे रख सकते हैं कि आरंभिक काल, इसका टाइम पीरियड कितना था, तो 700 विक्रम से 1444 विक्रम तक। और आरंभिक काल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। फिर क्या है, मध्य माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। फिर इन्होंने अलंकृत काल दिया है, अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है। फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस प्रकार से इन्होंने 8 खंडों में विभाजित किया। अगर मोस्टली पूछा जाए तो वैसे इन्होंने 5 में विभाजित किया और फिर उसके उपखंडों को विभाजित किया, तो टोटल मिला के 8 खंडों में विभाजित किया है। हम देख लेते हैं नोट क्या बताया जा रहा है मिश्र बंधु विनोद के बारे, मिश्र बंधुओं के बारे में। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंस, इसमें है मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रीयेशन की अपेक्षा प्रौढ़ यानी कि विकसित है, परंतु निम्न 2 प्रमुख कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं का काल विभाजन किसकी अपेक्षा अच्छा या विकसित माना गया है, तो ग्रीयेशन की अपेक्षा अच्छा या विकसित माना गया है। परंतु वो 2 कौन से कारण हैं जिस कारण से मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया है, तो आपको कौन से कारण बताने। फर्स्ट क्या है, इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है, यानी कि इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है, लेकिन इन्होंने अपभ्रंश काल को भी सम्मिलित कर लिया गया है किसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास में। और दूसरा कारण क्या है कि इसको वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता इनके काल विभाजन को। तो दूसरा कारण ये है कि कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किए गए हैं, जैसे कि आरंभिक या अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व या उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि माध्यमिक काल के उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द काम में लिया गया है। तो इस प्रकार से भी इनके काल विभाजन को क्या नहीं माना जाता है, स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो ये 2 कारण थे, आई होप आप समझ गए होंगे। हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य इनके बारे में। तो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद
पुस्तक को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परस्मृति संकलन करता कहकर पुकारा है। तो ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परस्मृति संकलन करता कहकर पुकारा है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि किसने मिश्र बंधुओं को परस्मृति संकलन करता कहा है, तो किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु विनोद को किसने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है, तो किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मिश्र बंधु विनोद के बारे में और मिश्र बंधुओं के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और थैंक यू।